प्यारे बच्चों नमस्कार। वर्तिका क्लासेस में आपका स्वागत है। सेशन की आज शुरुआत करेंगे कक्षा 10 विषय गणित पे वे क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल आने ही हैं। तो बस पहला क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है देखिए, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज पर खड़े एक स्तंभ की छाया स्मॉल ए मीटर ज्यादा हो जाती है, अधिक हो जाती है। स्तंभ की ऊंचाई कितनी है वो बताना है। तो देखो ये कुछ ऐसे बताया कि यहाँ पर कोई ये स्तंभ है या कैसे मीनार है, ऐसे बोल दें, ये जैसे हमने बना लिया ऐसा, और ये है आधार। ये आधार हो गया। सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है, तो पहले मान लीजिए उन्नयन कोण था सूर्य का ये उन्नयन कोण था कितना, फाई था। अब कितना हो गया, थीटा हो जाता है, तो थीटा हो गया, और होने पर क्या है, उसकी छाया जो है ए मीटर ज्यादा हो जाती है। तो देखिए जैसे ये है स्तंभ, इसकी छाया तो यही बनेगी ना। तो पहली कंडीशन में इसकी छाया इतनी थी, अब जब इसका उन्नयन कोण बदल गया, कितना हो गया, थीटा हो गया, तो छाया ए मीटर बढ़ गई, पीछे बढ़ गई, यानी कि यहां पे आ गई, ये हो गई। और इसको ए लिख लीजिए, यहां पर बी, यहां पर सी और यहां पर डी। ये छाया बढ़ गई ए मीटर। कब, जब इसका उन्नयन कोण सूर्य का था फाई से थीटा हो गया। इस दूरी को x मान लीजिए आप, और स्तंभ की ऊंचाई को h मान लीजिए। तो यहां पर स्तंभ की ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी से, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यहां पर देखिए फाई है, तो आप लिख सकते हैं tan फाई लंब h आधार x, क्रॉस गुणा यहीं पर कर लेते हैं, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा x tan फाई। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गई। यहां तक तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब देखिए, अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, यानी समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा हो जाएगा, लंब कितना h है, आधार कितना a और x दोनों मिला के यहां से यहां तक की दूरी a प्लस x हो गई। अब क्रॉस गुणा कर लेते हैं, तो h इज इक्वल टू a प्लस एक्स इंटू tan थीटा, ये हो गया। ये समीकरण नंबर सेकंड हो गई। हमको h की वैल्यू निकालनी है, तो h की वैल्यू तभी निकल पाएगी जब x का मान आपका पता चलेगा। तो x का मान निकाल लीजिए, x का मान यहां डाल दीजिए, h का मान निकल जाएगा। तो देखिए समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से,
तो समीकरण फर्स्ट है एच इक्वल और समीकरण सेकंड भी एच इक्वल है, तो यानी कि लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड बराबर कर लेते हैं। तो हो जाएगा एक्स tan फाई और ये हो जाएगा a प्लस एक्स इंटू tan थीटा। एक्स लिख लीजिए, tan फाई हो गया, गुणा कर लीजिएगा तो आएगा a tan थीटा प्लस x tan थीटा। अब x वाले दोनों पद इधर कर लीजिएगा तो x tan फाई माइनस x tan थीटा इक्वल a tan थीटा। यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं। x कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर x कॉमन ले लिया, तो कॉमन ले लिया तो कितना बचा tan फाई माइनस tan थीटा, तो tan फाई हो गया माइनस tan थीटा हो गया इज इक्वल टू a tan थीटा। तो x इक्वल कितना हो जाएगा a tan थीटा अपन tan फाई माइनस tan थीटा, ये लिख लिया। इसको समीकरण नंबर थर्ड लिख लेते हैं। अब समीकरण फर्स्ट में यदि थर्ड का मान डाल दे तो हमारा h का मान निकल जाएगा। तो यहां लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट एंड थर्ड से, तो h इज इक्वल टू x tan फाई, ये है, इसी में मान डालना है, तो h इज इक्वल टू x के स्थान पे कितना लिख देंगे, तो x के स्थान पे लिखेंगे a tan थीटा अपन tan फाई माइनस tan थीटा, ये लिख लिया। अभी tan यहां पर थीटा बाकी है, ये tan फाई, तो इनटू यहां पर हो जाएगा tan फाई। दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं, तो h इज इक्वल टू a tan थीटा इंटू tan फाई अपन tan फाई माइनस tan थीटा, और ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। यानी कि स्तंभ की ऊंचाई निकल के आ गई a tan थीटा इंटू tan फाई अपन tan फाई माइनस tan थीटा। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने आंसर पेपर में देखा होगा तो तुमको ये बहुत बार देखने को मिला होगा। देखिए क्या क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और BD रेखा AC पर लंब है, तो सिद्ध कीजिए AB स्क्वायर इक्वल AC इंटू AD। तो क्या कहा है जरा फिर से देखिएगा। इन्होंने ये बताया कि एक समकोण त्रिभुज ABC, तो पहले समकोण त्रिभुज ABC बनाते हैं। देखिए ये समकोण त्रिभुज बन गया, नाम दे दीजिए A B और C। शर्त बताई थी कोण B समकोण है, तो मैंने B कोण यहां समकोण बना लिया, ये 90 अंश हो गया।
आगे क्या कहा है, बी डी, यानी यहां पर कोई रेखा है, बी डी ए सी पर लंब है, तो मैंने यहां पर ऐसे लिख लिया, ये लाइन खींच दी, नाम लिख लिया यहां पर डी, और यहां पर इस कोण को इन्होंने बता दिया 90 अंश, तो चाहे इसको भी लिखें तो ये भी हमारा 90 अंश हो जाएगा। इतनी बात क्वेश्चन में बताई थी कि समकोण त्रिभुज एबीसी में बीडी एसी पर लंब है, तो हमको सिद्ध क्या करना है, सामने लिखा हुआ है। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, तो पहले लिख देंगे समकोण त्रिभुज या त्रिभुज ए बी सी, जरा ध्यान दीजिएगा, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं ए बी डी, तथा त्रिभुज ए डी बी, ए डी बी में जरा फिर से ध्यान दीजिएगा, ये लिखा त्रिभुज ए बी सी और लिखा त्रिभुज ए डी बी में। अब जरा बताइए, ए बी सी त्रिभुज में बी कोण क्या है, समकोण है, तो हम यहां लिख लेते हैं कोण बी, ये, और ये बराबर कोण डी है। जरा देखिएगा दूसरे त्रिभुज में ए डी बी की बात करें तो कोण डी क्या है, ये है 90 अंश, तो आपको लिखना पड़ेगा कोण बी इक्वल कोण डी इज इक्वल टू 90, ये तो दिया था। साथ में आप देखें तो ए बी सी त्रिभुज दिख रहा और ए डी बी दिख रहा, मतलब ये जो कोण ए है ये दोनों त्रिभुजों में शामिल है, ए बी सी में भी शामिल है और ए डी बी में भी शामिल है, तो लिख देंगे कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ है। अब जब दोनों में उभयनिष्ठ हो गया तो दो त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, एक ए बी सी दिख रहा और एक ए डी बी दिख रहा, दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो गया, इसका मतलब हो गया दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी। अब समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात समान होता है, ये आपको प्रमेय बताती है। तो देखिए इसमें देखिए, यदि हम ए बी सी की बात करें तो ये लाइन बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बस यही क्वेश्चन में समझ लो मुश्किल है और यही आधार भी है। ए बी सी त्रिभुज में देखिए कोण बी के सामने की भुजा कौन है, तो आपका सबका जवाब आएगा कोण बी के सामने की भुजा ए सी है। तो मैं बड़े त्रिभुज की बात कर रहा हूं, बड़े त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा हो गई कौन सी, ए सी, हमने लिख दी। अब छोटे त्रिभुज की बात करें, छोटे त्रिभुज ये दिख रहा ए डी बी, इसमें 90 अंश के सामने की भुजा कौन है, ए बी है, आप यहां पर ए बी लिख लेते हैं, ये हो गया। अब आ जाइए, ये जो ए कोण है इसके सामने की भुजा कौन है, सामने की भुजा बी सी है, आप तुरंत यहां पर बी सी लिख देंगे। और छोटे त्रिभुज में ये ए के सामने की भुजा यानी जो कॉमन है, जो बराबर कोण है उसके सामने की भुजा कौन हो गई, बी डी हो गई, तो ये बी डी मैंने यहां पर लिख लिया है। फिर से लाइन समझिएगा, बड़े त्रिभुज ए बी सी में 90 अंश के सामने की भुजा कौन, ए सी, देखिए लिख लिया ए सी, बटे की लाइन खींच दी। छोटे त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा कौन है, ए बी, यहां लिख ली। अब बड़े त्रिभुज में कोण ए के सामने की भुजा, कोण ए के सामने की भुजा बी सी है, वो लिख गई, और छोटे त्रिभुज में कोण ए के सामने की भुजा कौन है, बी डी, ए लिख ली। अब तीसरी भुजा यहां पर लिखने की कोई जरूरत है नहीं, लेकिन लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। तो तीसरा कोण बचा कौन, तीसरा कोण तो सी बचा, तो सी के सामने की भुजा कौन है, ए बी है, आप यहां पर ए बी लिख जाइएगा। सी के सामने की भुजा ए बी है, आप यहां पर ए बी लिख जाइएगा, ए बी हो गया।
और इसमें ये कौन है इसके बराबर, तो इसके सामने की वजह कौन है, AD हो गई, तो AD लिख लिया। अब ये तीन बातें आपको पता चल गई जो अनुपात में है, ये इस तरह से। अब हमको लाना क्या है, AB स्क्वायर लाना है। तो AB स्क्वायर कहां से मिलेगा, यदि पहला वाला आप ध्यान रखते हैं अनुपात और लास्ट वाला अनुपात देखते हैं, इसको साथ में लिख लीजिएगा। इसलिए AC अपान AB, AC अपान AB हो गया, और AB अपान AD, ये मैंने लिख लिया। यानी पहला और लास्ट अनुपात लिखा है, यदि यहीं पे क्रॉस गुणाई कर लेते हैं तो हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD। अब बहुत आसानी से ये आपने सवाल हल कर लिया है। देखिए जो मिला वहां सिद्ध करने को था, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर दोबारा रिवाइज करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 2 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के दुगने से 1 वर्ष अधिक है, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है बताना है। तो देखो सबसे पहले यहां पर मान लेते हैं, माना पुनीता की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक है, अब सीधे यहां पर प्रश्नानुसार लिख दीजिए। प्रश्नानुसार क्या कहा है, पुनीता की 2 वर्ष पूर्व, तो 2 वर्ष पूर्व की आयु होगी, तो वर्तमान में आप 2 वर्ष क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे वर्तमान आयु x है तो इसमें 2 साल पहले की बात की जाएगी तो 2 माइनस हो जाएगा। अब से 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष की बात करेंगे तो 4 इसमें जोड़ देंगे, और इन दोनों का गुणनफल ये हो गया, और वर्तमान आयु के दुगने से 1 वर्ष ज्यादा है, तो वर्तमान आयु ये हो गया x, इसका दुगना कर दीजिएगा और फिर से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु अब से 4 वर्ष की आयु, 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल वर्तमान आयु के दुगने से 1 वर्ष अधिक है, ये अधिक है, तो मैं इसको यहां अधिक कर देता हूं, बस बात खत्म हो गई। कि ये बताया कि पुनीता की 2 वर्ष पहले की आयु और 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल वर्तमान आयु के दुगने से 1 वर्ष ज्यादा है, तो वर्तमान आयु के दुगने से ये 2 वर्ष ज्यादा है, इसका मतलब इसको मैंने 1 वर्ष ज्यादा है तो मैंने 1 वर्ष अधिक कर दिया है। तो अब गुणा कर लीजिए, यहाँ पे x और x का गुणा कितना हो गया, x स्क्वायर हो गया प्लस 4x हो गया माइनस 2x हो गया और माइनस 8 है। फिर से देखिएगा, x और x का गुणा x स्क्वायर हो गया, माइनस 2, ये x और x का गुणा हो गया x स्क्वायर, और ये माइनस 2 और x का गुणा माइनस का 2x हो गया, और यहां पर देखो स्लिप हो गया थोड़ा सा, ऐसे गुणा कर लेते हैं। x और x का गुणा x स्क्वायर बना, x और 4 का गुणा हो गया 4x, सही तो लिखा था, और यहां पर गुणा हो गया माइनस का 2x और माइनस 8, और ये आएगा 2x प्लस का 1।
एक्स और एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स और 4 का गुणा 4x हो गया, और -2 और एक्स का गुणा हो गया माइनस का 2x, -2 और प्लस का 4 माइनस का 8 हो गया। अब एक्स स्क्वायर लिखो, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2x से लिख लीजिएगा, प्लस का 2x हो गया, -8 और ये प्लस का 2x हो गया, प्लस का 1। अब ये जरा कैंसिल कर दीजिएगा दोनों, तो एक्स स्क्वायर इधर आया। अब ये 8 इधर लिखिएगा प्लस में, और ये प्लस का 1 और हो गया, तो एक्स स्क्वायर का मान हो गया आपका 9। तो एक्स का मान निकल जाएगा 3, और आई वर्ष में दिखाई थी तो आपने ये वर्ष लिख दिया, और ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। पुनीता की आयु जो हो गई, कितने वर्ष हो गई? 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या है वो बताना है। तो यहां पर त्रिज्या कितनी दे रखी है? त्रिज्या r का मान है 15 यानी 15 सेंटीमीटर। कोण कितना बनाया है? कोण बना है ये 60 अंश का, और आपको संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो जरा देखिएगा, ये जैसे ये वृत्त बन गया, और ये है केंद्र, और ये हो गई इसकी जीवा, सॉरी त्रिज्या, ये हो गई जीवा, ऐसा ये केंद्र हो गया, और इसकी त्रिज्या कितनी है? ये 15 सेंटीमीटर ये हो गई। नाम लिखें तो ए और बी इसकी जीवा हो गई, और ये भी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब जो कोण दिया हुआ, ये 60 अंश का कोण दिया हुआ है, ये 60 अंश का, 60 अंश का कोण है। तो आपसे ये कहा गया है कि संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, अब इस सवाल को दो तरह से लगा सकते हैं। दो तरह कौन से? एक तो क्या करें, यहां पे आप ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कौन सा? ओ ए, यहां पर मान को सी लिखना है, तो ओ ए सी बी ओ का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना है त्रिज्य खंड का। और इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल जो ओ ए बी है, इसको घटा दें, आंसर आपको मिल जाएगा। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका यह है कि लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हम सीधे सीधे निकाल लें। ठीक है, तो देखिए यहां लिख सकते हैं लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु खंड का क्षेत्रफल, सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360 -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360 -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह पे 60 अंश लिखेंगे, बटे 360 जाएगा, -1/2 लिखेंगे, आर स्क्वायर होगा और साइन 60 होगा। तो यहां पर काट दीजिएगा, तो 6 से ये 6 12 जाएगा, पाई आर की जगह पे 15 गुणा 15 लिख देते हैं, बटे 6 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, 15 गुणा 15 होगा, और साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। ठीक है, तो
पाई का भी मान यहां डाल दीजिएगा। पाई का मान आएगा 3.14। अब काट दीजिए, देखिए यहां पे 3 से काटे, 3 दूनी 6 और 3 का पहाड़ा 5 बार आ गया, 3 पच्चे 15 होता है। इसको 2 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 2.57। इधर देखिएगा, इधर यहां पर कुछ कट नहीं रहा है, तो पहले इसको देख लें। तो यहां पर आएगा, देखो 1.57 का गुणा कर लेंगे पहले तो 5 से, तो 5 सत्ती 35 के 5 हासिल गया 3, 5 25 25 और 3 28 हासिल हो गया 2, 5 करना 5 2 7, दशमलव लगाएंगे 2 अंक बाद। ठीक है, फिर यहां 15 से भी गुणा करना है। 15 25 75 के 5 हासिल हो गया 7, 15 ठीक 120 और 7 हो गए 27, हासिल हो गया 12, और 15 105, 105 और 12 होता है 117, 105 और 12 117, 117 हो गया, दशमलव लगा देंगे 2 अंक बाद। इतना मान तो निकल के यहां से ही आ गया। ठीक है, अब यहां देखिएगा 15 और 15 का गुणा होता है 225, तो ये 225 मैंने यहां लिख लिया है। 15 और 15 का गुणा 4 से इसको भाग कर दीजिए, पहले 4 से भाग करेंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा, और ये 25 हो गया, 4 छंग 24 हो गया, दशमलव लगाएंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 हो गया। और यहां पर अभी इसका गुणा बाकी है 56.25 का गुणा √3 से आएगा। ठीक है, तो ये गुणा हो जाएगा 1.3 का गुणा होता है 1.732, तो हम यहां पर लिख लेते हैं 56.25 और 1.7 यहां पर लिख लेते हैं। तो 17 25 85 के 5 हो गया, हासिल आ गया 8, 17 दूना 34 और 8 होते हैं 42, हासिल हो गया 4, 17 छक्का 102, 17 25 17 छक्का 102 होता है, 2 और 4 मिलके हो जाएगा 6, हासिल हो गया 10, 17 के 85 10 95 हो गया, ये 95 आ गया, दशमलव लगाएंगे 3 अंक बाद, ये चीज हो गई। तो अब हमको गुणा करना, ये देखिए आंसर कितना आएगा, तो यहां है एक, तो अब यहां देखिए कितना 117, तो ये लिख लेते हैं 117.75 ये हो गया, और ये 95 95.625 ये हो गया, घटा दीजिए जरा यहाँ पे, तो 117.75 और 95.62, यहां पर 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा और 1 आएगा, यहां पर 7 में से 5 जाएगा 2 हो जाएगा, और यहां पर 11 में से 9 जाएगा 2 बच जाएगा, तो ये ठीक है, और ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है तो प्रायिकता बताइए। क्या है प्रायिकता? समान अंक आने की प्रायिकता, और दोनों पासों पर अलग अलग असमान अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, ये तो समझिएगा। पासे में अंक कितने होते हैं, तो आप सब लोगों को पता है कि पासे पर अंक 1 से लगा के 6 के होते हैं। तो जैसे 2 पासे हमारे पास हैं, तो पहले क्वेश्चन की बात करें, समान अंक कितनी तरह से आ सकता है, तो पहले पर भी 1 आए,
दूसरे पर भी 1 आया, 2 आए, इस पे भी 2 आए, 3 आए, इस पर भी 3 आए, 4 आए, दूसरे पे भी 4 आए, और 5 आए, दूसरे पे भी 5 अंक हो, 6 हो और 6 हो। ठीक है, यानी कहने का हमारा मतलब यहां पर यह था कि एक कंडीशन ये हो गई, 2 कंडीशन, 3, 4, 5 और 6। देखो दोनों पासों पर एक ही अंक आएगा, वो भी 6 तरह से आ सकता है, 6 जैसा हो सकता, 6 बार तरह का हो सकता है। कैसे समझिएगा आप, या तो दोनों पर 1-1 आए, दोनों पासों को उछाला, 1-1 आ गया, आपके फेवर में चला गया, 2-2 आया तब भी आपके फेवर में है, 3-3 आया, 4-4 आया, 5-5 आया, 6-6 आया, तो आपके फेवर में, यही आपसे पूछा गया है। तो अब यहां पर आएंगे समान अंक आने की प्रायिकता। समान अंक आने की प्रायिकता, या चाहे यहां पर बढ़ा लिए दोनों पासों पर, दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता। तो अनुकूल घटना कितनी हो गई, 6 हो गई, और कुल घटना कितनी हो गई, 2 पासे हैं, हर एक पासे पे अंक कितने हैं, 6 हैं, तो कुल घटना हो जाएगी 6 × 6, यानी कि 6 × 6 36 तरह से अंक आ सकते हैं। 2 पासों को जब उछालेंगे तो 36 कंडीशन बन सकती हैं। तो इसको आप यहीं से भाग कर दिए जाए तो 1/6 हमारा आंसर निकल गया पहले पार्ट का। अब कह रहे हैं कि दोनों पासों पर असमान अंक आने की प्रायिकता, तो 36 तो हो गई कुल घटनाएं ये वाली, और 6 हो गई फेवर वाली ये, तो 30 घटनाएं हो गई जो इस कंडीशन में, 30 घटनाएं ऐसी होंगी जिनमें समान अंक नहीं है। तो सेकंड कंडीशन हो जाएगी समान अंक न आने की प्रायिकता, यानी असमान अंक बोले असमान अंक न आने की प्रायिकता। तो अभी हमने बताया कि कुल घटनाएं कितनी, 36, 6 घटनाएं में तो समान अंक आएंगे, तो 36 में से 6 घटाएंगे तो 30, और ये हो गया 36, 6 पंचे 30, 6 छक 36, आंसर कितना मिल गया 5/6। ऐसे समझ में ना है तो ऐसे देख सकते हैं। समान अंक आने की प्रायिकता यहां हो गई, तो असमान अंक निकालने की है, उल्टा पूछा गया है, तो आपको 1 में से माइनस कर देना है, 1 - 1/6, 6 करना 6 और 1 5/6 हो गया आंसर। तो चाहे ऐसे लगा दीजिएगा चाहे ऐसे लगा दीजिएगा, बहुत आसानी से उसको लगा सकते हैं। बस इसमें एक बात ध्यान रखना है कि 6 अंक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, वो होगी, यानी समान अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/6 हो जाएगी। तो ये था आज का सेशन, कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।